तो स्वागत है एक बार फिर से सारे मेरे प्यारे भाई बहनों का आपके अपने परिवार फार्मर्स लॉ में बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट की क्लासों को कंटिन्यूस करते हैं हम। तो जो एग्रोनॉमी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी हमने, उसमें हमने जो 18वां टॉपिक जो आपके है, मैंने एक चीज़ बताऊँ, आज का अपना जो टॉपिक है वो है इरिगेशन, सिंचाई। सिंचाई किसको बोलते हैं? तो इसमें पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं जो नए व्यूवर्स है, 1 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। तो जो आपके एग्रोनॉमी का जो सिलेबस दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट जो कोड है AGR1111 फर्स्ट ईयर फर्स्ट टाइम और फर्स्ट पार्ट जो आपका एग्रोनॉमी का 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। मैं बार बार इस सब्जेक्ट पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये आपकी फेवरेबल सब्जेक्ट हो सकते हैं। मतलब 12th के बाद, 12th में बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में, इरिगेशन, सीड वगैरह, एग्रोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ी है आपने। एग्रीकल्चर जो 12th की बुक है ना, वो ही ये है। और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टाइम में ये 3 क्रेडिट सब्जेक्ट हैं। जितने नंबर लाओगे ना इसमें, थ्योरी पेपर में जितने नंबर लाओगे, उसके 3 गुना नंबर आपके ओजीपी जो आपकी परसेंटेज बनती है उसमें जुड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपके अच्छे मार्क्स लाओ, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो, तो ये सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड भी नहीं पड़ेगा। तो बात करें अगर टॉपिक की आज की, तो आपके जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है 18 से लेके 29 लगभग 9 टॉपिक पूरे रिलेटेड टू इरिगेशन है, सिंचाई से संबंधित सारे टॉपिक। तो इसमें इससे पहले मैंने एक टॉपिक करवा दिया जिसमें मैंने इससे पहले के लगभग 50% सिलेबस आपका, 48 टोटल टॉपिक है और लगभग 58% सिलेबस, 50% सिलेबस मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है कंप्लीट टॉपिक कि कौन से टॉपिक में मोस्ट क्या है। तो जिन भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस क्लास को अच्छे से समझना है और अच्छे से अच्छा स्कोर करना है ना एग्रोनॉमी में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस बेक क्लास का, 37 मिनट की क्लास है, उसको देखो पूरी जाके। बाकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, 18 से लेकर 29 तक 9 टॉपिक की मैं आपको सिर्फ 3 क्लास दूंगा और 3 क्लास में कंप्लीट, और इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, लिख के ले लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा 3 क्लास। तो इससे पहले 1 क्लास हो चुकी है, आज अपनी 2nd क्लास है। इसके बाद में मैं सिर्फ 1 क्लास और बनाऊंगा, 3rd क्लास एग्रोनॉमी, इस टॉपिक को लेके, इरिगेशन वाले जो आपका पार्ट दिया हुआ है सिंचाई वाला, उसको लेके। इन 3 क्लास में आपके 18 से लेके 29 तक के कंप्लीट लेक्चर कवर होते हैं बहुत अच्छे से, इजी लैंग्वेज में, और इनमें से अगर क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, और जो लैंग्वेज में बता रहा हूँ ना, अच्छे से अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। तो ठीक है, ये वीडियो कहीं नहीं जा रहा, यूट्यूब पर रिकॉर्ड वीडियो है, तो जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो वीडियो देख लो। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, वो टीजिए इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है कि किसी भी क्रॉप को आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से जो सिंचाई जल देते हैं, इरिगेशन वाटर है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसकी क्रिया क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड इज इरिगेशन। हिंदी में समझो सीधा भी, किसी भी फसल को, फसल किसे कहते हैं कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, उसको फसल कहते हैं। और किसी फसल को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया, जल देने की क्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। 1 नंबर में आता है डेफिनेशन, तो ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। 3 नंबर में शॉर्ट नोट्स अगर अपने को लिखना है, कमेंट्स इस पे करनी है इरिगेशन पे, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि किसी फसल को या किसी पादप को उसका जीवन चक्र पूरा करने, उसकी डेली की जो दैनिक क्रियाएं हैं वो संपूर्ण करने, एक स्वस्थ जीवन चक्र पूरा करके अच्छा उत्पादन देने, उसकी मांगे पूरी करने के लिए जो अपन कृत्रिम रूप से जल देते हैं उसको सिंचाई कहते हैं। वही चीज़ हो गई, बस थोड़ा सा घुमा के अपन मसाला लगा कह सकते हैं। तो मैंने जो बैक वीडियो था जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, उस पर उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया था, देखो ठीक है, तो वो जाके देख लेना। उसमें मैंने क्या क्या करवा दिया था एक बार बता देता हूँ आपको। उसमें हमने देख लिया था एक तो सिंचाई की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, फिर देखा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के उद्देश्य, सिंचाई क्यों करते हैं, अपना क्या क्या उद्देश्य है सिंचाई के पीछे, वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। उसके बाद में देखा था शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, सिंचाई कब करते हैं। सबसे पहले देखा सिंचाई क्या होते हैं, सिंचाई क्यों करते हैं और कब करते हैं। कब करते हैं तो जो क्रिटिकल स्टेज है, क्रांतिक अवस्थाएं जो थी वो मैंने बता दिया था। जो जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट है मेन आपके क्रॉप्स की, गन्ने की, धान की, गेहूं की, वो मैंने वाटर रिक्वायरमेंट सारी फसलों की बता दी है बैक वीडियो में। उसके बाद में अपना आता है अपने पास फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं, जो मैं बता रहा हूँ क्रिटिकल स्टेज जिनको बोलते हैं, वो कर दी थी। फसलों में सिंचाई कितनी करें, हाउ मच टू इरिगेट, ये टॉपिक भी मैंने करवा दिया। आज का जो अपना है वो है सिंचाई की विधियां, इनके लाभ हानियां और सारा कुछ अपन डिस्कस करने वाला है। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले सिंचाई की देखो 2 विधियां होती है। सिंचाई की विधियां समझाने से पहले कुछ एक चीज़ और मैं आपको जो क्लियर करना चाहूँगा वो ये है, 1 मिनट नोट्स, टॉपिक नंबर देख लेता हूँ मैं आपका 120 पे है ये। हाँ, तो 120 पे आप देखें एक बार। सिंचाई देख ली, सिंचाई के सारे कुछ देख लिए। 3 चीज होती है, एक होते हैं सिंचाई के साधन, ठीक है, ये चीज समझ लेना, ये टॉपिक आधा क्लियर हो जाएगा। एक होता है स्रोत और एक होती है विधि। बात करें मेथड, आज पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में। देखो विधि कब लगाएंगे अपन, जब अपने पास स्रोत होगा,
रिसोर्सेज जिनको बोलते हैं, सोर्सेज, रिसोर्सेज, ठीक है। और साधन किसको बोलते हैं अपन, जिससे यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज होती है देखो स्रोत। स्रोत किसको कहेंगे, जैसे सपोज दैट स्रोत का एग्जांपल मैं आपको दूं तो कुआं या फिर नहर या फिर तालाब, ये क्या हो गया, सोर्सेज हो गए अपने इरिगेशन के लिए जो वाटर उठा रहे हैं, मतलब सिंचाई के लिए जो जल लाते हैं, वो जल कहाँ से ला रहे हैं, सिंचाई जल जहाँ से ला रहे हैं ना उस स्थान को क्या बोलते हैं, सिंचाई का स्रोत बोलते हैं। और फिर साधनों में क्या आएगा, ये कभी भी सिंचाई के साधनों में नहीं आते हैं। साधनों में क्या आएगा, साधनों के अंदर जैसे रहट, चड़स, डोकली, ये आएंगे साधन। साधन क्या होते हैं, पंप सेट, ठीक है, सोलर सेट, विद्युत मोटर, वैद्युत मोटर, जो आप बोलते हो ना 10 HP की, 8 HP की बोरिंग में नीचे उतारते हैं, कोठी में नीचे उतारते हैं, कुएं में नीचे उतारते हैं, वो साधन। फिर आती है विधियां, मेथड। इसमें आता है सरफेस और सब सरफेस और स्प्रिंकलर। भाई सरफेस सतही विधियां, सतही विधियां। फिर आती है उप सतही या सब सरफेस जिसको बोलते हैं सब सरफेस, ठीक है। उसके बाद में आती है आपके स्प्रिंकलर या जो सूक्ष्म माइक्रो इरिगेशन, जिसको बोल सकते हो आप फव्वारा, ड्रिप, ये चीज़ें। अब ये चीज़ मैं इसलिए समझा रहा हूँ, सीधी सीधी अपन बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये अपना कुआं था, ये अपना हो गया क्या, सिंचाई स्रोत। समझना, इनमें अंतर आ जाता है, स्रोत। अब मैंने इसमें पंप सेट उतार दिया, ये हो गया मेरा साधन। अब मैं इससे पानी को लेके जा रहा हूँ इधर इतनी दूर खेत में रोल पाइप के द्वारा। अब मेरे पास आती है आगे विधि कौन सी, कि मैं किस तरीके से सिंचाई कर रहा हूँ, कौन सी फसल में कर रहा हूँ। अगर मैं फव्वारे से कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या तो मेरे पास लाभ है, क्या मेरे पास हानियां है फव्वारे से करने की। मेरे को कितना दबाव रखना है पंप सेट पे, ठीक है, कितने फव्वारे में चला सकता हूँ, एक फव्वारा 1 घंटे में कितना पानी डिस्चार्ज करेगा, कितना इरिगेशन वाटर डिस्चार्ज करेगा। ड्रिप से अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या है, क्यारी विधि से कर रहा हूँ तो मेरे को क्या डिसएडवांटेज है, क्या उसके लाभ है, क्या हानियां है, ये सारी बात करेंगे अपन। तो अब आता है समझ में कि ठीक है, हाँ सिंचाई के बारे में पढ़ रहे हैं, सीधा फव्वारा विधि बताता तो शायद आपको पूरा समझ नहीं पाते। तो ये चीज़ें हैं। बात करें चरस, ये जो है ये पुराने साधन है, ये अभी यूज में नहीं होते, कुछ जगह होते हैं बाकी नहीं होते हैं। पंप सेट खूब चल रहा है, सोलर सेट खूब चल रहा है, विद्युत मोटर जो है वो भी बहुत चल रही है, इसके द्वारा पानी को हम उठा रहे हैं। ये स्रोत हो गया, स्रोत से साधन के द्वारा उठा के ले जा रहे हैं। फिर अपन लगाएंगे कि मेरे पास जमी कौन सी है, समतल के द्वारा करूंगा या ठीक है सतही विधि द्वारा करूंगा या सब सरफेस द्वारा, सरफेस मेथड या सब सरफेस मेथड। मेथड बाद में, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड, क्योंकि अपने ये चीज़ें नॉर्मली दी हुई नहीं है। मेथड में पढ़ेंगे उसी में आ जाएगा कि फव्वारा पढ़ रहे हैं, कितने दबाव पे छोड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये अपने दी हुई नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूँ, कुआं, नहर, तालाब, ठीक है, और क्या आता है इसमें, झरने आ गया, कोई कोठी है वो आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई, स्रोतों के अंदर आती है। और ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बताई है आपको, तो ये चीज़ याद रखना। अब विधियों की बात कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सतही विधियों की। इससे पहले मैंने देखो सिंचाई के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ खोल के पढ़ना पड़ेगा ना। और अपनी क्लास का एक रूल है, देखो जो भी अपनी क्लास ले रहा है, जो रेगुलर स्टूडेंट है, सबको पता है कि अपन ना तो सब्सक्राइब्स के लिए पढ़ा रहे हैं ना व्यूज़ के लिए। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप पढ़ रहे हैं। तो दोनों का कोई वो नियम, ना मेरा लाभ है ना आपकी हानि है। फ्री ऑफ क्लास है, बिल्कुल फ्री है, 100%। कोई आपसे फीस नहीं मांग रहे, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करवा रहा, कोई प्रचार, कोई बुक नहीं। जो जितना मेरे को आता है उतना मतलब 101% आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, कि आपको और कहीं से रटने वगैरह की जरूरत ना पड़े और अच्छा से अच्छा स्कोर करो। क्योंकि मेन मोटिव ही अपना यही है, चैनल बनाने का, आपको पढ़ाने का, सारा कुछ मोटिव ही यही है कि जो मेरे छोटे भाई बहन है वो अच्छे से अच्छा स्कोर करें और कुछ एग्रीकल्चर में कुछ अच्छी से अच्छी पोस्ट पे जाएं, ऊंची पोस्ट पे। ठीक है, अब बात करते हैं इरिगेशन मेथड की। तो सबसे पहले सतही विधियां देख लेते हैं। सतही विधियां क्या होती है, सीधा शब्द समझ में आ रहा है, सरफेस, जिसपे पानी को खुला छोड़ देंगे। ये खेत है मेरा, मैंने समतल कर लिया, पानी को सीधा खुला छोड़ के बहा रहा हूँ, कोई मेरे को वो मैथ इसमें यूज नहीं ले रहा, कुछ भी यंत्र जो है वो काम नहीं ले रहा, उसको बोलते हैं सतही विधियां। तो सतही विधियों में देखते हैं, मैंने क्या क्या बता दिया, एक बार रिवाइज कराता हूँ। सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई क्यों करते हैं, सिंचाई कब करते हैं, ठीक है, सिंचाई कितनी करते हैं, फसल को उसके शुरू से लेके, अंकुरण से लेके प्रोडक्शन तक, उसके पूरे जो जीवन काल में जितनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जल की आवश्यकता, उसको बोलते हैं उस फसल की जल मांग। जो मेन फसलें थी उनकी मैंने जल मांग बता दी है। उसके बाद में मैंने स्रोत बता दिए हैं, साधन बता दिए हैं। अब अपने पास आता है क्या, सिंचाई। ठीक है, हमको पता चल गया इतना कि सिंचाई किसे कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब अपने पास सिंचाई के साधनों में पहले पढ़ रहे हैं सतही, सबसे इजी, ऊपर छोड़ के। ठीक है, सतही विधियां, इनमें पहली है अपनी सतही में
चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि है चेक बेसिन, जिसको क्यारी विधि बोलते हो आप, चेक बेसिन, चेक बेसिन सबसे मोस्ट है 27 वाली में, फर्स्ट नंबर चेक बेसिन या क्यारी विधि। सब जानते हैं, सारे भाई जानते हैं क्यारी विधि, सबके घर में यूज़ होती है, सब यहाँ पे है जमींदार परिवार से हैं सारे, मेरे को पता है, तो सब जानते हैं क्यारी विधि क्या होती है। तो इसको बुक की लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। खेतों में सिंचाई की सर्वाधिक प्रचलित विधि है, सर्वोत्तम, पुरानी, प्राचीनतम और प्रचलित। तो बात करें सबसे फेमस मेथड है ये, लोकप्रिय जिसको बोल सकते हो, लोकप्रिय विधि है, सिंचाई की लोकप्रिय विधि है। आगे बात करते हैं इसकी। इस विधि के अंतर्गत खेत का समतलीकरण उसे वर्गाकार अथवा आयताकार क्यारियों में विभाजित कर दिया जाता है। इन क्यारियों को चेक बेसिन कहते हैं। खेत में ढाल के अनुसार क्यारियों में जल प्रवाह हेतु नालियां बनाई जाती है और प्रत्येक क्यारी में आवश्यकता अनुसार जल भरा जाता है। सबसे इसकी मेन जो अपना इसका टर्म है इसको यूज करने का, वो ये है कि खेत अपना समतल होना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ा इधर का कोना ऊपर हो रहा है तो पानी यहाँ चढ़ेगा ही नहीं, इधर इधर भर जाएगा, इधर की फसल गल जाएगी, उसमें जो सोइल एयर है उसकी कमी हो जाएगी, जीवांश पदार्थ की कमी हो जाएगी, जो सोइल मार्को जो सूक्ष्म जीव है वो वहाँ के नष्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ की जो सोइल है ना उसकी सारी फिजिकल केमिकल जो भी कंडीशंस है वो सारी बायोलॉजिकल कंडीशंस है वो सारी खराब हो जाएगी, तो वहाँ पे उत्पादन होएगा नहीं, तो ये क्यारी अपने लिए यूजफुल होगी ही नहीं। तो ये क्यारी जो है चेक बेसिन सबसे फर्स्ट नंबर पे है, चेक बेसिन या क्यारी विधि सबसे पुरानी विधि है, सबसे फेमस विधि है, सबसे सरल विधि है, जो कि कहाँ पे काम में ली जाती है, समतल खेतों में, बिल्कुल सपाट चाहिए लंबा, ठीक है, उनके लिए यूजफुल है। क्या करते हैं, आयताकार या वर्गाकार चौकोर क्यारियां बनाते हैं जिनको एक मुख्य लाइन से जोड़ा जाता है, आवश्यकता अनुसार इनमें खुला छोड़ के धोरे के द्वारा, ऐसे देखो ये धोरा हो गया मेन धोरा, यहाँ से छोटा धोरा निकला और ये क्यारियां बना दी। फिर यहाँ पे नाका मोड़ने का रखते हैं, ये भर गई तो इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, ऐसे करके इनको भरते हैं आवश्यकता अनुसार और बिल्कुल सपाट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई क्यारी विधि। अब देखते हैं इसके क्या लाभ है क्यारी विधि के। समतल भूमि पर अनियंत्रित प्लावन विधि की अपेक्षा अधिक जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जाती है, मतलब समतल भूमि अगर हो ना तो अच्छी है ये विधि। दूसरा देखते हैं, अपवाह व अंतःस्त्रवण जैसी समस्याओं में कमी आती है। अंतःस्त्रवण इन्फिल्ट्रेशन, ये चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। दो टर्म होती है, अंतःस्त्रवण और एको टर्म होती है, वो दोनों बहुत डिटेल से जब आएगी तब, अभी ज़्यादा डीपली हो जाएगी। आगे देखते हैं थर्ड नंबर पे, खेत में जल वितरण समान होता है और सरल विधि है। अब इसकी सीमाएं देखते हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है। ये तो मैंने इसके लाभ बता दिए कि सरल विधि है, अब इसकी लिमिटेशन अपन देखते हैं। खेत में पानी प्रवाह हेतु बनाई गई नालियों से भूमि का बड़ा भूभाग काम में नहीं आता। भाई क्यारियां बना रहा हूँ, धोरे बना रहा हूँ, तो ये मेढ़े बनाऊंगा इतनी, फिर बीच में ये तो ये जो बना रहा हूँ इतनी, इनसे क्या होगा, मेरा खेत का बहुत एक हिस्सा क्या है ना इनके नीचे ही दब जाएगा, इनके नीचे ही दब जाएगा क्यारियों में, ठीक है। इसकी मेढ़े बना रहा हूँ, धोरे बना रहा हूँ, उन्हीं में व्यर्थ हो जाएगा मेरे खेत का एक लंबा हिस्सा। नेक्स्ट है इसकी हानियां बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नालियों से खेत में मशीनों के उपकरण करने में व निराई गुड़ाई करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। अब नालियां जगह जगह नालियां बना दी, धोरे बना दिए, मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ इसमें या और कोई भी मशीन चला रहा हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि नालियां फूट जाएगी, फिर मेरे को दोबारा सिंचाई देने के लिए उनमें अधिक श्रम की जरूरत होगी। पृष्ठीय जल निकास बाधित होता है। खेत में अपेक्षाकृत समतलीकरण होना चाहिए। खेत की तैयारी में अधिक मजदूर लगते हैं, वो सेम चीज़ें आ रही हैं कि क्यारियां बनाऊंगा तो अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, पूरा समतल करने पड़ेगा। तो ये पहली आपकी विधि है वो कंप्लीट होती है। चेक बेसिन या क्यारी विधि सर्वाधिक प्रचलित विधि है, पुरानी विधि है, सरल विधि है। खेत समतल होना चाहिए, चौका आयताकार या वर्गाकार जो क्यारियां हैं वो बना देते हैं। ऐसा करके ये फर्स्ट विधि कंप्लीट होती है। बात करते हैं सेकंड विधि की। इसको मैं साफ कर देता हूँ। समझ में तो आ रहा ना सबको? अगर नहीं भी आ रहा तो आ जाएगा, इससे बेक वीडियो है वो जाके आप चेकआउट करके आओ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया, 50% एग्रोनॉमी रिवाइज करवाई एक वीडियो में। 28 मिनट या 35 मिनट का है समथिंग, मेरे को याद नहीं है अब। सेकंड विधि देखते हैं इसकी, बॉर्डर विधि या बॉर्डर स्ट्रिप विधि, ठीक है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनसे करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। बॉर्डर विधि, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, बॉर्डर मेथड। इसमें क्या होता है ये देखो, इस विधि में खेत के ढाल की दिशा में लंबी पट्टियां बनाई जाती है, बालू मृदाओं के लिए उपयुक्त है। क्यारी वाला ही सेम है, इसमें छोटी छोटी ऐसे बनाते हैं, इसमें बॉर्डर में क्या करते हैं, लंबी सपाट ऐसे बनाते हैं। सीधा खेत है उसमें इतनी इतनी लंबी क्यारियां बनाते हैं सीधी, और यहाँ से पानी छोड़ेंगे नाके के द्वारा, मुख्य जो है इसमें, और जब तक ये पूरा समतल होएगा तब तक तो समान रूप से पानी जाएगा। बॉर्डर विधि है। इस विधि में खेत के ढाल की दिशा में लंबी लंबी समांतर रूप से बनाई जाती है, बालू मृदाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। और क्या दिखाया है इसमें,
इतना ही दिया हुआ है। फिर आता है अपना थर्ड पे जल प्लावन या बाढ़ विधि, फ्लूडिंग मेथड, बाढ़ विधि, बाढ़ विधि। अब नाम से पता चल रहा है बाढ़ आ गया, ठीक है, फ्लूडिंग बोलते हैं इसको, फ्लूडिंग मेथड, METHOD मेथड्स, फ्लूडिंग मेथड, बाढ़ विधि। बाढ़ आता है तब क्या होता है, पानी अनाप शनाप, ठीक है, खुला सपाट दौड़ता है, पानी सपाट दौड़ता है तो वो सब कुछ बहा के ले जाता है। वो अधिक वेग के साथ दौड़ता है, ये कम वेग के साथ। देखते हैं यह विधि अधिक पानी वाले क्षेत्रों में या पानी चाहने वाली फसलों में काम में ली जाती है। इसमें 50 से 70% तक जल की हानि होती है। जो बाढ़ विधि है, फ्लूड मेथड, इसमें 50 से 70% तक जल की हानि हो जाती है। ये विधियाँ मेन जो आपके पूछता है ना, या तो क्यारी में पूछ जाएगा या ड्रिप या फिर फंवारा, उनमें डिटेल से पढ़ूंगा मैं। इनको थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ, क्लास बहुत लॉन्ग हो जाती है अपनी, फिर रिकॉर्डेड क्लास हैं, ठीक है। जल प्लावन विधि, इस विधि में अधिक पानी वाले में हो गया, मैंने बता दिया, अधिक पानी की बाढ़ आएगा तो पानी की तो बर्बादी होगी ना। बॉर्डर विधि 3 बता दी मैंने। फोर्थ पे कुंड विधि, फेरो मेथड, कुंड विधि, कुंड या फेरो, FERROW, फेरो मेथड, कुंड कर देंगे इसमें, ठीक है। यह विधि पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों जैसे मक्का, ज्वार, आलू, गन्ना, प्याज व कुकुरबिट्स के लिए उपयोगी है। कुकुरबिट्स में क्या आती है, बेलें, ककड़ी वगैरह लगा रहे हैं, खरबूज, तरबूज, तो क्या करेंगे, कुंड बना देंगे ऐसे और इनमें लगा देंगे बीच में इधर, ठीक है। ये फिर इन पे फैलते रहेंगे। कम ढलान पर, ढलान की दिशा में अधिक ढलान होने पर, ये आपके बाहर है। फिर है 5वीं थाला, थाला विधि, थाला या वलय विधि, थाला या वलय विधि। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी ये काम में लेते हैं, थाला या वलय विधि। यह सिंचाई विधि फल वृक्षों, बागवानी के लिए अपनाई जाती है। इस विधि में तने का संपर्क सीधा जल से नहीं होता है। इनको देखो, दोनों को मैं मिक्स में बता देता हूँ, थाला या वलय विधि को। थाला विधि क्या है, ये आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, ये आम का बगीचा आपने लगा लिया, चित्र के द्वारा समझा देता हूँ मैं, इसमें इतना नहीं पूछता, ये हॉर्टिकल्चर में पूछता है, बाकी मैं करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ये लो, एक तो यह है और एक यह है, समझ में आएगा अभी आराम से आपके। ये तो हो गया मुख्य दोहरा, आपका मुख्य जो लाइन है ये हो गई। फिर मैंने क्या किया, इधर से साइड में निकाली एक और ये वलय बना दिया, ठीक है, और बीच में आ गया अपना फल वृक्ष, इधर 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 इधर। इसमें तो थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन रूप है इसी विधि का। इसमें क्या है, सीधा देखो, इसमें सीधा ऐसे आ रहा था, तो इसमें एक नुकसान था। इस विधि का नुकसान क्या है, थाला वाले विधि के बारे में बता रहा हूँ। इस विधि का नुकसान क्या है, यहाँ से पानी मैंने छोड़ा तो इसमें जो रोग थे, इस पौधे के जो रोग थे वो इसमें चले गए। ये पूरा भरेगा तभी तो आगे जाएगा पानी, तो वो उसमें चले गए। इसका जो खाद वगैरह मैंने फर्टिलाइजर वगैरह दिए थे, ज़्यादा स्पीड से मैंने पानी छोड़ा तो वो सारे इसमें बह के इसमें चले गए, इसमें चले गए, लास्ट वाले के पास ज़्यादा चले गए इनके। इसमें ये सिस्टम नहीं था, ये आया, ये फुल भर गया, ठीक है, तो यहाँ से हमने बंद भी नहीं किया ना, तो जो दीवारें थी उनका वेग लगा थोड़ा बहुत, तो इधर ये वाला बढ़ने लग गया, इसका पानी इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं थाला या वलय विधि। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से देखो, ये चीज़ यहीं से हॉर्टिकल्चर में भी क्लियर हो रही है। ये सेम टॉपिक हॉर्टिकल्चर में है। और हॉर्टिकल्चर की बात बता दूं जिन भाइयों को नहीं पता है, 12 टॉपिक है, 13, और 13 के 13 टॉपिक विद सिलेबस, विद प्रीवियस ईयर का पेपर सोल आउट, सॉल्यूशन सहित, हल सहित मैंने करवा रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेलिस्ट जाके देख लो। एक चीज, जिनके एनिमल हस्बेंड्री जो है ना, पशुपालन विज्ञान का सिलेबस लगता है, तो भाइयों को बता दूं, पूरी एनिमल हस्बेंड्री 14 वीडियो के अंदर मैंने करवा रखी है। नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जैसे स्वाइप अप करोगे प्लेलिस्ट की तरफ तो उसको स्क्रॉल करना, जब नीचे जाओगे पशुपालन विज्ञान रामबाण क्लासेस के नाम से मिलेगी, वहाँ पे देख लेना। अभी 1-2 भाइयों ने मेरे को कॉल किया था, तो उनको पता ही नहीं था कि एनिमल हस्बेंड्री मैंने करवाई हुई है, कंप्लीट करवाई है अच्छी तरीके से। बात करें थाला वाले विधि की, अपन कुंड फेरो विधि, पहले कुंड की बात कर लेते हैं। यह विधि पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों, कुंड की हो गई, ठीक है। कहाँ से पढ़ा रहा था मैं, किधर गया, मैंक्रो स्पिकलर, ये बाद में पढ़ेंगे। हाँ, थाला विधि, यह सिंचाई विधि फल वृक्षों के लिए अपनाई जाती है। इस विधि में तने का संपर्क सीधा जल से नहीं होता तथा तने से कुछ दूर गोल घेरे में एकत्र रहता है, जिससे वृक्ष अधिक नमी से होने वाली व्याधियों से, जैसे आपके जड़ गलन, तना गलन रोग है, उनसे बचा रहता है थाला विधि, ठीक है। यहाँ से करके इसमें पानी डालते हैं। ये हो गई आपकी जो सतही विधियाँ थी वो, तो इनमें मोस्ट इतना कुछ खास नहीं है। एक क्यारी विधि के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। अब जो मोस्ट है वो 2 चीज़ें बच रही है। कौन कौन सी, एक तो बच रही है आपके फंवारा विधि और एक ड्रिप विधि, 2 चीज़ें मेन है।
अब जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है, प्रीवियस जो पुराने देख लिए, सही से समझ में आ रहा है, वो भाई कमेंट्स बॉक्स में क्या लिखोगे, आज कितनी तारीख है, 10 फरवरी, 10 FEB इतना लिख देना, 10 फरवरी। मैं समझ जाऊंगा कि इस भाई ने यहाँ तक देखी है, सतही विधियाँ कंप्लीट उसके समझ में आई है। अब मैं इसके बाद में मैं बढ़ा रहा हूँ आपको ड्रिप और फंवारा, स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप और फंवारा विधि बहुत अच्छे से समझाऊंगा डायग्राम के साथ। और फिर जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, फिर आपको 2 चीज़ें दूंगा, एक तो एक और वर्ड दूंगा लिखने के लिए, प्लस आपको एक सरप्राइज़ है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक। पहले ड्रिप के बारे में पढ़ लेते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि, इसका क्या क्या नाम है, बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप मेथड, बूंद बूंद सिंचाई विधि। इस विधि का विकास इजराइल से हुआ। सबसे पहली बात, इजराइल से हुआ है। इजराइल देश ने किया था ड्रिप विधि का, क्योंकि इजराइल है ना खेती के मामले में बहुत विकसित देश है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है वहाँ पे, वैज्ञानिक वगैरह है। और कम उनका मोटिव क्या रहता है कि कम से कम भूमि पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन ले सके विथ क्वालिटी। ऐसा नहीं अनाप शनाप पैदा तो कर रहे हैं पर उसमें कुछ क्वालिटी नहीं है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी के साथ अपना अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सके। इजराइल वगैरह जो विकसित देश है, भारत क्या है, विकासशील देश है, विकासशील, और वो क्या है, विकसित परिपक्व देश है वो, तो वो ज़्यादा है अपने से आगे है टेक्निकल में। तो बूंद बूंद जो सिंचाई विधि है, ड्रिप मेथड, वो इजराइल के द्वारा विकसित है। याद रखना ये चीज़। यह विधि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम होती है, मिट्टी बलुई है, वह वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का अधिक ह्रास होता है। ठीक है, शुष्क व अर्ध शुष्क, जहाँ पे सूखा है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, अभी मैं 2 नोट्स हैं मेरे पास, दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा अच्छे से, इससे बाहर नहीं जाएगा और याद भी हो जाएगा। बूंद बूंद काम में ले रहे हैं भाई, देखो बूंद बूंद कब काम में लेते हैं, नहाने के अंदर भी अपन बहुत कम पानी बूंद बूंद कोई डाल रहा है अपने को, या बूंद बूंद कब लेते हैं, जब पानी की कमी होती है। और कमी होती है उन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, शुष्क क्षेत्र, और थोड़ी कम कमी होती है उनको बोलते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र। ड्राई फार्मिंग जो होती है वो बाद में पढ़ेंगे अपन। तो बूंद बूंद दे रहा है, क्या तेरे पास कम है क्या, अपन किसी को बोलते हैं कि क्या यार बूंद बूंद क्या पिला रहा है मेरे को, तेरे पास कम है क्या ये चीज़, तो बूंद बूंद पिला रहे हैं। तो पौधा अपने को बोल रहा है, जो फसल थी उसमें ड्रिप लगा दी और बूंद बूंद उसको सिंचाई दे रहे हैं, तो वो फसल अपने को बोल रही है, क्या बोल रही है कि क्या कर रहा है रे, झुकेगा नहीं अपन। ठीक है, बूंद बूंद कम है क्या तेरे पास, जो तू इतना बूंद बूंद दे रहा है मेरे को, जी ललचा रहा है, ठीक है, ऐसे क्या कर रहा है। टपका जिसको बोलते हैं, टपका विधि भी बोल देते हैं इसको अपन लोकल लैंग्वेज में। इसके बारे में बात करते हैं आगे। जहाँ पे वाष्पोत्सर्जन, अब देखो खुले में पानी दे रहा हूँ, उड़ रहा है पानी, तो अपन क्या करेंगे, टपका देंगे, उड़ेगा ही नहीं। ऊपर पन्नी वगैरह लगती है तो उड़ेगा ही नहीं, सीधा जड़ में देते हैं, ये चीज़ है। अत्यंत उपयोगी है। ड्रिप सिंचाई द्वारा जल प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद के रूप में दिया जाता है, जड़ के पास में दिया जाता है। अभी बना के दिखाऊंगा मैं आपको सारा कुछ। इससे जड़ क्षेत्र में संतृप्त अवस्था बनी रहती है तथा वहाँ पानी की कमी नहीं रहती तथा नमी बनी रहती है। इस विधि के द्वारा उद्यानों, सब्जियों, पंक्तियों में बोई जाने वाली गन्ना, कपास इत्यादि में सिंचाई की जाती है। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए उनमें से क्या क्या विधि दी हुई है, ड्रिप में क्या क्या लिखाया हुआ देखिए। इस विधि का विकास इजराइल, सिमचा ब्लास, वैज्ञानिक का नाम दिया है सिमचा ब्लास या सिमका ब्लास, सिमचा ब्लास, इजराइल के सिमचा ब्लास द्वारा विकसित है ड्रिप विधि, और जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे यूज ली जाती है। आगे देखते हैं। यह सिंचाई की नवीनतम विधि है जिसका प्रयोग पानी की कमी और लवण की समस्या वाले क्षेत्रों में तेजी से करा जा रहा है। पानी की कमी और जहाँ पे पानी लवणी है वहाँ पे। बूंद बूंद सिंचाई विधि में राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। बूंद बूंद सिंचाई विधि राजस्थान प्रथम रखता है, और राजस्थान के अंदर जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो फर्स्ट पे है ड्रिप के अंदर। इस विधि में पानी का डिस्चार्ज ई मीटर्स के द्वारा होता है। ड्रिप विधि में पानी का डिस्चार्ज 1 से 8 लीटर प्रति घंटा होता है। जो एक आपका टपका गिर रहा है ना, वो 1 घंटे में 1 से 8 लीटर पानी छोड़ता है। वो किस दबाव पे छोड़ता है वो बात कर रहे हैं अपन। यह विधि सब्जियों और बागवानी फसलों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। सब्जी और बागवानी जो है उनके लिए वरदान सिद्ध हुई है। ड्रिप विधि में उर्वरक, फर्टिगेशन व रासायनिक केमिकल मिलाकर दे सकते हैं। अब देखो एक चीज़ होती है फर्टिगेशन, कोई उर्वरक है उसको मैंने फसल में देना है तो वो वेस्ट ना जाए, तो मैं क्या करूँगा, उसको घोल दूंगा पानी में। उसको पानी में घोल के ड्रिप की जो नलकियाँ हैं उनमें पंप के द्वारा चढ़ा दूंगा, तो वो क्या होगा, सीधा जो घुलनशील उर्वरक है उनकी बात कर रहा हूँ। फर्टिगेशन किसको कहते हैं, सिंचाई प्लस उर्वरक एक साथ देना।
सिंचाई प्लस उर्वरक एक साथ देना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन। टर्म क्या कहलाती है? फर्टिगेशन। तो क्या करेंगे, जो सिंचाई का जल जा रहा है इन छोटी छोटी पाइपों में, सीधा ये प्लांट है, इसकी जड़ में टप टप गिर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पंप के द्वारा जो घोला है मैंने, जो भी फर्टिलाइजर था मेरे पास, जो मैंने घोला है, उस पानी में चढ़ा दूंगा। मैं चढ़ा दूंगा तो वो इस पानी के साथ जाएगा और रिस के पानी के साथ जड़ में चला जाएगा। तो एक तो पानी का सदुपयोग हो रहा है, एक अपना उर्वरक था उसका सदुपयोग हो रहा है, सीधा जड़ में जा रहा है। तो क्वेश्चन आता है फर्टिगेशन के लिए बेस्ट है फव्वारा या ड्रिप? तो ड्रिप आता है, फर्टिगेशन के लिए ड्रिप है। और जो अगर अपन खरपतवार वगैरह का कुछ छिड़काव कर रहे हैं, दवाई का पत्तों पे छिड़काव करना, उसके लिए फव्वारा बेस्ट है, क्योंकि फव्वारा बरसात के रूप में ऊपर छिड़केगा तो पानी के साथ खरपतवार भी छिड़क दिया तो खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। खरपतवार नाशी के लिए फव्वारा सही है, और उर्वरक के लिए, फर्टिगेशन के लिए कौन सा ड्रिप मेथड बेस्ट है। आगे बात करते हैं। ड्रिप विधि में उर्वरक, फर्टिगेशन और रासायनिक पोषक तत्वों केमिकेशन के साथ मिलाकर दे सकते हैं। इस विधि की सिंचाई क्षमता 90 से 95%, जो इफिशियंसी होती है, इरिगेशन इफिशियंसी होती है, कितनी होती है? 90 से 95% होती है। 50 से 70% तक जल की बचत होती है। सबसे मेन चीज़ इसमें 50 से 70% तक जल की बचत होती है। ड्रिप विधि में जल की बचत होती है 50 से 70%। अब आप 12th में पढ़ के आए होंगे, उससे कुछ अलग लेवल का यहाँ पे आपको हो सकता है मिले, कुछ चेंजेस आपको मिले, क्योंकि अब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, यूजी के स्टूडेंट हो, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है, उस हिसाब से आपको लिखना है। वो 12th वाले मत रट्टा मार के जाना। आगे हैं, इसके परिचालन हेतु दबाव 1.5 से 2.5 रखता। ये चीज़ याद रखना, 1.5 से 2.5 दबाव रखा जाता है kg पर सेमी स्क्वायर। 3 चीज़ याद रख लेना, ड्रिप, कम पानी, ठीक है, सिमचाब्लास, इजराइल, और 1.5 से 2.5 kg दबाव रखा जाता है। फर्टिगेशन के लिए बेस्ट है। पौधों के बीच सूखा रहने से खरपतवार की समस्या नहीं होती है। पौधों सीधा पौधे को ही मिलेगा जल, तो खरपतवार जो है वो नहीं उगेंगे। खरपतवार वाला टॉपिक भी मैंने करवा दिया है। अन्य विधियाँ ये छोड़ो, इसका छोड़ो, ठीक है। अब इसके ड्रिप विधि के लाभ और हानियाँ देखते हैं अपन। पौधों की जड़ों में पर्याप्त नमी होने से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। सीधा सीधा है, मैंने पहले समझा दिया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। पौधों की जड़ों में पर्याप्त नमी होने से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। पौधों के बीच सूखा रहने से खरपतवार की समस्या नहीं होगी। लाभों में बता रहा हूँ, सिंचाई के साथ साथ एक ही बार में उर्वरक भी दे दिया जा रहा है, उर्वरक का सदुपयोग भी हो रहा है। सिंचाई हेतु कम मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। कीटवादियों की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है। बार बार सिंचाई करने से लवणों का निष्कालन हो जाता है। कम पानी की आवश्यकता होती है। अब इसके हानियाँ क्या क्या है? इसमें क्या है, शुरुआत के अंदर जब लगाते हैं ना पूरा ड्रिप सिस्टम, तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। क्या लगते हैं भैया? पैसे लगते हैं, रोकड़ा लगता है, रुपए लगते हैं। ये इसकी एक कमी है। आगे देखते हैं क्या क्या कमी है ड्रिप मेथड में। उत्सर्जक का छिद्र छोटा होने से मिट्टी, जो आपका ई मीटर होता है। एक चीज़, ड्रिप विधि का हृदय किसको कहते हैं? सबसे मोस्ट क्वेश्चन, इसमें थ्योरी में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ड्रिप विधि का हृदय कहलाता है ई मीटर। ई मीटर्स क्या होते हैं? जो ये नलकी है आपकी ड्रिप वाली, बारीक ब्लैक कलर की, ये आपका प्लांट है। प्लांट के पास में यहाँ पे एक थोड़ा सा हार्ड सा होता है, और उसमें होता है छिद्र, जो कि पानी निकालता है। कितना? 1 से 4 लीटर पर घंटे, 4 से 8 लीटर पर हावर्स। और दबाव क्या रखता है? 1.5 से 2। तो इसको क्या बोलते हैं? ई मीटर। और ये ई मीटर क्या है? इसका हृदय है। ड्रिप विधि का हृदय ई मीटर, और फव्वारा विधि का हृदय नोजल। क्या है? नोजल। फव्वारा विधि के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसकी मैं हानियाँ बता देता हूँ। तो इसकी हानियाँ क्या है कि कभी कभी क्या है ना, ये जो छिद्र है ना, ये बंद हो जाते हैं। ये छिद्र बंद हो जाते हैं, फिर केमिकल से नलकियों को धोते हैं ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। ये अत्यधिक भारी मृदाओं में अंतःस्पंदन दर कम होने से जल एकत्र होने की समस्या हो जाती है। प्लास्टिक वार्षिक फसलों में बार बार लगाना वटना पड़ता है। जैसे छोटे सीजन की फसलें कर रहे हैं, सब्जी वगैरह, फिर वो कंप्लीट हो गई तो खेत से पूरी ड्रिप सिस्टम को उखाड़ना पड़ता है। फिर उसमें दोबारा से सारा कुछ सिस्टम होता है, नई फसल लगती है, फिर इसको सेट करना। ये इसकी हानियाँ हो गई। लास्ट बची है आपके पास फव्वारा विधि। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है, पर यहाँ पे आपके हॉर्टिकल्चर का भी क्लियर हो रहा है और बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। 18 से लेके 29 तक सारे टॉपिक इरिगेशन से रिलेटेड है। बात कर लेते हैं फव्वारा विधि की। कितने मिनट की हो गई क्लास? 30 मिनट। ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे में इतना कुछ पढ़ रहे हो तो ज़्यादा नहीं बताया मैंने वैसे भी, ठीक है। फव्वारा विधि कहाँ गई? बूंद बूंद सिंचाई विधि हो गई, ये आ गई। स्प्रिंकलर मेथड या बौछार विधि, फव्वारा विधि। इस विधि, ये भी इजराइल के द्वारा विकसित है। फव्वारा विधि जो है इजराइल के द्वारा विकसित है। इजराइल देश के द्वारा ही विकसित है। इस विधि में पानी को बौछार अथवा वर्षा के रूप में दिया जाता है। इस प्रणाली में पंप द्वारा मुख्य शाखा पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाता है, जहां से वे राइजर
कि ऊपरी सिरे में लिगे यंत्र के द्वारा गिरता है। ये तो इसका नॉर्मली इंट्रो हो गया कि फव्वारा विधि में क्या करते हैं, सबको पता है। फव्वारा की संरचना भी पूछ लेता है। ये नोजल होती है ऐसे करके, 2 पंखुड़ियाँ होती है इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका पाइप, ये नीचे क्लिप वगैरह होती है, 20 फीट के पाइप से जुड़ा होता है। ये मेन रोल पाइप से जुड़ा होता है। इधर से पानी आता है, यहाँ से फव्वार के रूप में फेंका जाता है हल्का हल्का। इजराइल के द्वारा विकसित। इस विधि में पानी को बौछार अथवा वर्षा के रूप में वितरित किया जाता है। यह विधि एक विशेष दाब पे कार्य करती है, अतः ऊबड़ खाबड़ व टीलों पर भी पानी पहुंचाया जाता है। इसमें दबाव लगता है पाइप के अंदर, तो ये ऊबड़ खाबड़ कैसी भी जमीन हो, समतल हो ना समतल हो, ऊबड़ खाबड़ हो, टीले हो, गहरी हो, कैसी भी जमीन हो, वहाँ पे यूज ही ले सकते हैं फव्वारा विधि को। आगे बात करते हैं। यह विधि हल्की व बलुई मृदा है जहाँ बार बार पानी देता है। बौछार विधि अधिक उपयोगी है। इस विधि में जल उपयोग दक्षता 65 से 70 होती है। पानी की बचत 50% तक होती है। इस सतही परिचालन दबाव कितना होता है, 2.5 से 4 kg। ड्रिप में कितना था, 1.5 से 2, 2.5, और इसमें है 2.5 से 4 kg पर सेमी स्क्वायर। ये क्या है, ये दाब चीज़ समझ रहे हो क्या? जो ड्रिप की पाइप थी उसमें दबाव से एक लिमिटेशन दबाव में पानी घुसेगा ना तो ही इस छिद्र से निकलता है। बाकी अगर आप उसमें 1.5 से कम में दबाव दे रहे हो ना, 1 दबाव में, तो नॉर्मल जैसे आपके पानी की पाइप यूज़ करते हो ना नल की, उस तरीके से यहाँ से घुसाओगे, इधर पानी निकल जाएगा, बीच में छिद्र में निकलेगा। पर अगर यहाँ से आपने बंद कर दिया नलकी को, ड्रिप सिस्टम में यही तो होता है कि यहाँ से नलकी को बंद कर दिया, मोड़ दिया, अब इसमें प्रेशर आ रहा है 1.5 का, 1.5 से 2.5 का बीच में, 1.5 से 2.5 के बीच में, तो ये जो ई मीटर है ना, इसमें बूंद 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 पानी निकलेगा। अब अगर आप 1.5 का दे रहे हो ना, तो ये एक घंटे में 4 लीटर पानी निकालेगा, और 2.5 का दे रहे हो तो 8 लीटर। बूंदों की स्पीड बढ़ जाएगी, मोटी हो जाएगी बूंदे। वैसे सेम फव्वारे में होता है। जो ये फव्वारे का है ना, आगे सबको पता है, लाइन लगा दी, 20 फव्वारे लगा दिए, बाद में अपने को डाट लगानी होती है, ढक्कन लगा देते हैं, पाइप को बंद कर देते हैं। फिर उस पाइप को बंद कर दिए, फिर मोटर अपनी जो दे रही है, फिर अपन फव्वारे कम ज़्यादा करते हैं, तो उसमें दबाव रखते हैं 2.5 से 4 का। अब 2.5 से 4 का जब दबाव बनता है तो फव्वारे में जो ऊपर इस नोजल है, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, और यहाँ पे जो छेद है उनसे इन क्लिप के द्वारा जो पंखुड़ियाँ हैं वो पानी को बौछार के रूप में फेंक देती है। इजराइल के द्वारा विकसित है ये। 2.5 से 4 रखते हैं, 50% श्रम की बचत होती है। 1000 लीटर पानी 1 घंटे में, एक नोजल 1000 लीटर पानी तक डिस्चार्ज करती है। फव्वारा विधि का जो हृदय है वो नोजल को बोलते हैं। जो पाइप है वो 20 फीट का होता है। नॉर्मल चीज़ें सबको पता है। ये विधि फसलों को पाले से बचाने, लू से बचाने में सहायक होती है। भाई अधिक पाला गिर रहा है तो हल्की सिंचाई कर दी, थोड़ा गर्मा हो जाती है, या अधिक लू गिर रही है तो हल्की सिंचाई कर दी, ठंड हो जाती है। यह हो गई फव्वारा विधि। अब इसकी लाभ हानियाँ हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। बौछार या फव्वारा विधि पृष्ठ विधियों की अपेक्षा सुगम व सरल है। समस्त जमीन पर फसल उगाने के काम आती है। जबकि ये देखो, मेढ़े बना रहे थे ना, मेढ़ धो रहे तो जमीन दब रही थी अपनी। इसमें क्या, संपूर्ण जमीन फसल के काम में आती है। पाइप बाद में लगा देते हैं, अपन बाद में बिछा देते हैं, धोने की जरूरत नहीं है। इतने तो मोटे पाइप आते हैं, 2 के, 2.5 के, 1.5 के, जो भी हैं। मेढ़ न होने से यंत्रीकरण संभव है। मेढ़े नहीं रहेगी तो यंत्रीकरण भी संभव है, जो क्रियाएं करते हैं उनके लिए। हल्की बौछार ये ठीक है, हानियों में अधिक जल मांग वालों के लिए उपयुक्त नहीं है। छोटे खेतों में लागत बैठती है, ये कोई खास नहीं है। ये आप लिख सकते हो। मेरे मुंह में दर्द हो गया बोलते बोलते, ठीक है। तो ये हो गया आज का टॉपिक। हाँ, अब जो मेन चीज़ थी, जिसने यहाँ तक देख लिया, पहले लिखेगा 10 फरवरी, वो समझ में आ गया था। सेकेंड जो वर्ड है वो लिखेगा आगे AGRON111। ये 2 वर्ड जिसने लिखे हैं 10 फरवरी और एग्रोन 111, मैं समझूंगा उसने पूरी 30, 32, 33 कितने मिनट की हो गई दीपक? 35 मिनट की क्लास उसने कंटिन्यू देखी है, उसको सारा समझ में आया है। प्लस उसने हॉर्टिकल्चर का सिलेबस कर लिया, सोइल साइंस का कर लिया। जो मैं पूरी क्लास से दे रहा हूँ वो सारी वो पढ़ रहा है, उसके समझ में आ रहा है। सबसे मेन चीज़ इरिगेशन की जो इससे बैक क्लास है 50% रिवीजन वाली, वो क्लास भी उसने पूरी देख ली है। प्लस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ मैं, खुशी मैम के नाम से, ठीक है, खुशी मैम चैनल, तो उस जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीजी बीएससी की रेगुलर क्लास है, बायोकेमिस्ट्री वगैरह की वहाँ पे मिलेगी आपको। जीपी वगैरह की बहुत अच्छे से, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाती है, मैंने बोला हिंदी में पढ़ाए मैम, बाकी बहुत अच्छी नॉलेजेबल क्लासें आपको मिलेगी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना प्यार इस फैमिली को दिया उतना ही उन्हीं को दें। अपना ही चैनल है वो भी दूसरा, ठीक है, मैम पढ़ाती है उस पर, तो अपना ही चैनल है वो भी दूसरा, तो वहाँ पे जाएं, सपोर्ट दिखाएं, बाकी क्लासें वगैरह देखें, फीडबैक दें। सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक जिनके पेपर स्टार्ट हो गए हैं। और मैथ की क्लास बहुत जल्द टीचर आए हुए हैं, रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, आपको बहुत जल्द मिलेगी। बाकी सबके साथ शेयर करें, क्लास को पूरी देखें,
और तो क्या बोलते हैं, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और जो लाल बटन आ रहा है उसको इच्छा हो तो दबा देना, वरना मत दबाना। मेन मोटिव क्लास देखना है, तो क्लास देखते रहो, शेयर करते रहो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप करें, जितने भी क्लासमेट्स हैं सबके साथ शेयर करें। नीचे लिंक है मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनका, तो कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आए, मैं हेल्प करूँगा जितनी हो पाएगी। बाकी नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द। थैंक यू सो मच मेरे पूरे परिवार को, पूरे जो भी सपोर्ट करने वाले हैं सारे भाइयों को, समझ में आ रहा है। थैंक यू।